नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, उग्र आदर्शवादी चिंतक हीगल को कहा जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत जो था उसके भी दो रूप थे, उदार आदर्शवादी और उग्र आदर्शवादी। तो हीगल को उग्र आदर्शवाद का चिंतक कहा जाता है। उन्होंने राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन किया और ये कहा कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है और यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। यानी सबसे पहले इस बात का प्रतिपादन हीगल के द्वारा किया गया कि व्यक्ति और राज्य में कभी भी कोई विरोध संभव नहीं है और मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है। हीगल राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक वरन नैतिक दायित्व मानता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो हीगल राज्य के उस स्वरूप का प्रतिपादन करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा सौंपी गई आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। यूँ तो हीगल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी फिलोसॉफी ऑफ लॉ या फिलोसॉफी ऑफ राइट और फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। अपने ग्रंथों में हीगल ने बहुत ही क्लिष्ट दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया है और एक आम व्यक्ति के लिए उसके ग्रंथों को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य लगता है। आज हम हीगल के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। हीगल के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के संबंध में विचार। आदर्शवादी जो विचारक थे, जिनमें कि हीगल का नाम भी महत्वपूर्ण आता है, उग्र आदर्शवाद के प्रतिपादक के रूप में आता है, तो हीगल ने राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। हीगल कहते हैं कि जिस तरह समाज में परिवार, मंदिर और संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार राज्य भी आवश्यक है और राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यापार में उपयुक्त स्थान प्रदान करे और व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित जितने भी उसके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है उन्हें सुचारू रूप से कर सके। आदर्शवाद के संबंध में जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा, उग्र आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित करते हैं। क्या कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति के द्वारा राज्य के द्वारा सौंपे गए समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा। व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि राज सत्ता किसके हाथ में है, चाहे राजा निरंकुश हो या कैसा भी हो, बस व्यक्ति का कर्तव्य है कि राजज्ञा का वो पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करे। तीसरा आदर्शवाद के संबंध में विचार रहा राज्य अधिकारों का जनक। आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को अधिकारों का जन्मदाता स्वीकार करते हैं। कैसे राज्य अधिकारों को जन्म देता है कि अधिकारों को मनुष्य के जीवन की बाह्य परिस्थितियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभव होता है और राज्य ही वह संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो आदर्शवादी जो राज्य है वो अधिकारों को जन्म देता है और यह माना जाता है कि राज्य के द्वारा ही व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संभव है। अगला जो आदर्शवाद के संबंध में विचार है वो है राज्य साध्य। आदर्शवादी उग्र
आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। वो राज्य को साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि एक साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसका कार्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और व्यक्ति को सदैव अपने बलिदान के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। राज्य की जब तुलना की जाएगी व्यक्ति के साथ तो व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। व्यक्ति तो केवल राज्य रूपी जो हमारा साध्य है उसके लिए एक साधन मात्र के रूप में है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा राज्य की अधीनता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तो ये हमने देखा हेगल के राजनीतिक विचार और राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आदर्शवाद पर हेगल के विचार। आगे हम देखेंगे द्वंद्वात्मक प्रणाली। हेगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली, जिसे वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में हेगल ने अभिव्यक्त किया है। हेगल के अनुसार मनुष्य की सभ्यता की जो प्रगति है वो एक सीधी रेखा में नहीं होती। जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्रचंड जब तूफान आता है तो वह उसमें थपेड़े खाता हुआ एक जहाज जो है वो अपना मार्ग बनाता है, सीधे रास्ते नहीं चलेगा। जब तूफान आएगा तो कोई भी जहाज जो है वो सीधे सीधे रास्ते नहीं चलेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ निकलेगा। ठीक उसी तरीके से मानव सभ्यता भी सीधे सीधे विकास क्रम में नहीं चलती है बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती है। तो राज्य जो है वो एक जड़ वस्तु नहीं है बल्कि क्या है, एक विकसित संस्था है और इसका जो अध्ययन है वो विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। विकसित होने के पश्चात कोई भी वस्तु का जो स्वरूप है वो वैसा ही नहीं रहता जैसा कि पहले था और इसीलिए विकासवादी प्रक्रिया को हेगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति कहा है। उसने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन करते हुए ये कहा है कि प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक स्वरूप होता है जिसे कि हम वाद या थीसिस कहते हैं। जब विकास होता है तो विकास के मार्ग पर बढ़ता हुआ उसके मौलिक स्वरूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो इस परिवर्तित स्थिति को क्या कहा जाएगा, प्रतिवाद कहा जाएगा। और जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता जाता है तो मौलिक रूप और विपरीत रूप जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के मिलने से एक नए स्वरूप का प्रतिपादन होता है जिसे संवाद कहते हैं। और फिर वही समन्वित रूप पुनः मौलिक रूप ग्रहण कर लेता है और वही वाद, प्रतिवाद और संवाद जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ हेगल जो है वो द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? वो ये कहते हैं कि यूनानी राज्य जो है वो क्या है, वाद, धर्म राज्य क्या है, प्रतिवाद, और राष्ट्रीय राज्य उनकी दोनों का समन्वित रूप अर्थात संवाद। इसी प्रकार कला है वाद, धर्म है प्रतिवाद और दोनों के मेल से संवाद का जन्म होता है। तो इस प्रकार हेगल के अनुसार द्वंद्व की इस पद्धति से ही विश्व में जितने भी विचार पैदा होते हैं, विकसित होते हैं, वो इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली के फलस्वरूप ही होते हैं। हेगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली की कतिपय विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे कि व्यवस्थित विचार आवश्यक। द्वंद्वात्मक पद्धति में व्यवस्थित विचार आवश्यक माने गए हैं। मनुष्य के पतन की ईसाई धर्म की मान्यता के विरुद्ध हेगल द्वारा मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन जो है वो किया गया था। हेगल कहता है कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाले तत्व जो हैं वो विश्वात्मा का विवेक है और जब विवेकपूर्ण विश्वात्मा अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है तो वह निरंतर आगे बढ़ती जाती है और यह सब कैसे संभव है? केवल और केवल द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही संभव है। दूसरी विशेषता है संघर्ष विकास का माध्यम। विकास कैसे होगा? जब संघर्ष होगा। संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही विकास संभव है। संघर्ष की प्रक्रिया में वाद, प्रतिवाद और सबसे अंत में संवाद का जन्म होता है और यही
वाद और प्रतिवाद से उच्च स्थिति जो है, जो कि संवाद है, इसी के माध्यम से द्वंद्वात्मक प्रणाली जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाती है और विकास क्रम की ओर उन्मुख होती है। तीसरी जो विशेषता है उसमें विचार सर्वोपरि। हीगल की यह भी मान्यता है कि संघर्ष की जो प्रक्रिया होती है उसमें विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विचारों से ही पदार्थ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। और इस आधार पर अगर हम कहें तो हीगल के द्वंद्वात्मक को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद का नाम दिया जा सकता है। तो राजनीतिक विचारों में हमने हीगल के द्वंद्वात्मक प्रणाली को देखा। इसी क्रम में हम अब आगे देखेंगे इतिहास की दार्शनिक व्याख्या। हीगल ने अपने द्वंद्ववादी सिद्धांत के माध्यम से इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के एक अनवरत क्रम की बात कही है और यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इतिहास विश्व इतिहास की अभिव्यक्ति की कहानी है। हीगल के अनुसार इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभ्यता के आदिकाल से विकास की ओर उन्मुख विश्व आत्मा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए हीगल ने यह घोषित किया कि अतीत के उसके सारे रूप जो थे वो अधूरे थे। जर्मन राष्ट्र के उत्थान में अंतिम रूप प्राप्त कर ईश्वर इच्छा को पूर्ण किया जाएगा। इस तरह इतिहास विश्व आत्मा के द्वारा अपना अंतिम स्वरूप जो है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी महायात्रा का आरंभ करता है। ये समस्त संसार क्या है? विश्व जो है वो आत्मामय है, उसकी शक्ति से प्रेरित एवं संचालित है। मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह इस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझे और अपनी जो क्षुद्र इच्छाएं हैं, जो क्षुद्र वासनाएं हैं, उनका त्याग करके वही कार्य करे जिससे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अर्थात विश्वात्मा के अनुसार जो कार्य सौंपे जाएंगे उन कार्यों को करना संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार हीगल जो है वो आगे कहता है कि विश्वात्मा इतिहास में अपने विकास के लिए विभिन्न रूपों को ग्रहण करती है। प्रत्येक अगले रूप में पिछला रूप जो होता है वो बीज रूप में रहता है और इस प्रकार विकास में मौलिक एकता बनी रहती है। यह विकास क्रम चलता रहता है और कभी कभी जब विस्फोट होता है, जैसा कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ, तो उस विस्फोट से जो उसकी निरंतरता है वो नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक बार पुनः निरंतरता के साथ विस्फोट जब शांत होता है तो वह जुड़ जाता है और जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके अनुसार पुरानी व्यवस्था की जो भी अच्छी बातें होती हैं उन्हें नई व्यवस्था के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार विश्वात्मा की पूर्णता प्राप्त करने की यात्रा जो है वो निरंतर गतिशील रहती है। इस प्रकार हीगल ने इतिहास की दार्शनिक रूप में आत्मा, परमात्मा, विश्वात्मा इस रूप में विकास क्रम को मद्देनजर रखते हुए व्याख्या की है। अगला हीगल का जो राजनीतिक विचार है वो राज्य विषयक सिद्धांत है। इस राज्य विषयक सिद्धांत के अंतर्गत हीगल लिखता है कि राज्य का निर्माण दो तरह के तत्वों से होता है। वह कहता है कि एक और तो विश्वात्मा है जो कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई विकास में सहयोग प्रदान करती है और दूसरी तरफ मनुष्य अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हुए इसका निर्माण करते हैं। तो मनुष्य जीवन का सार जो है वो स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व का इतिहास माना गया है। यहाँ हीगल जो है वो मनुष्य के संगठन में प्रथम तत्व किसको कहता है? परिवार को। वो कहता है कि परिवार जो है वो वाद है जो कि परस्पर प्रेम के बंधनों से बंधा हुआ है। धीरे धीरे यह परिवार
नागरिक समाज में तब्दील होता है, इसका स्वरूप बड़ा होता जाता है और ये नागरिक समाज में परिवर्तित हो जाता है, इस नागरिक समाज को हीगल प्रतिवाद कहता है। वह कहता है कि परिवार और नागरिक समाज यानी वाद और प्रतिवाद की जो परस्पर प्रक्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप किसका जन्म होता है? राज्य का जन्म होता है, अर्थात संवाद का जन्म होता है। और यह परिवार व समाज दोनों की ही चरम सीमा कही जाती है, यानी इसके बाद अब और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हीगल राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार करता है। वह यह मानता है कि राज्य जो है वो जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है वो मात्र साधन के रूप में रहता है। राज्य को स्थायी संस्था के रूप में भी हीगल स्वीकार करता है। क्यों है स्थायी संस्था? नैतिक गुणों के कारण व्यक्तियों के भाग्य की सच्ची निर्णायक के रूप में राज्य को एक स्थायी संस्था के रूप में स्वीकार किया है। यह निरंतर प्रगति के बाद अंतिम अवस्था में प्राप्त होने वाली स्थिति है। इसीलिए हीगल ने राज्य के विषय में अपनी जो धारणा है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हीगल ने अभी हमने हीगल के राजनीतिक विचारों को देखा, जिसमें आदर्शवाद के संबंध में, द्वंद्वात्मक प्रणाली के संबंध में, इतिहास की दार्शनिक व्याख्या के संबंध में और राज्य के संबंध में हमने हीगल के विचारों को देखा। हीगल के विचारों की आलोचना की गई है। आलोचना के कतिपय बिंदु जो हैं वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है निरंकुश राज्य का समर्थक। हीगल ने जिस राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया है वो उग्र राष्ट्रवाद की धारणा कही जा सकती है। उग्र राष्ट्रवाद में क्या होता है? व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल कमतर स्थिति में माना जाता है और राज्य की ऊपर उसके स्वतंत्रता को बलिदान कर दिया जाता है। राज्य के सिद्धांत से यह परिणाम निकलता है कि व्यक्ति को राज्य की आलोचना करने का, उसके विरोध करने का, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने का कोई भी अधिकार नहीं होता। इस प्रकार हीगल ने एक निरंकुश राज्य का समर्थन किया है। दूसरी आलोचना है राज्य व समाज में अंतर नहीं। हीगल ने जब राज्य की बात कही तो राज्य और समाज में एक परस्पर संबंध होता है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों इकाइयों के रूप में अलग अलग हैं। परिवार से समाज बनता है और समाज मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो हीगल राज्य और समाज को एक ही मान लेता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। हीगल का उद्देश्य क्या है? राज्य की निरंकुश सत्ता का प्रतिपादन करना, और यही कारण है कि वह राज्य और समाज को एक ही मान लेता है। अगली आलोचना जो है वो है विरोधी दर्शन। हीगल के द्वारा जो द्वंद्वात्मक पद्धति प्रस्तुत की गई उसमें विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई है। उसने जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसमें विरोध के दर्शन दिखते हैं। उसने द्वंद्वात्मक विरोध की कल्पना करके वाद, प्रतिवाद और संवाद के एक त्रिकोण की स्थापना कर दी है। और उदाहरण के लिए उसने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी में यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि कला वाद है, धर्म प्रतिवाद है और दर्शन जो है वो इन दोनों के समन्वय की स्थिति है, अर्थात संवाद है। लेकिन वह यह कहीं भी नहीं बता पा रहा कि कला और धर्म जो हैं वो परस्पर विरोधी कैसे हो सकते हैं और उन दोनों के समन्वय से दर्शन कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो हीगल ने जो दर्शन प्रस्तुत किया उसमें विरोधाभास देखने को मिलता है। अगली आलोचना है युद्ध व अंतर्राष्ट्रीयता पर विचार भयावह। हीगल ने युद्ध को राज्य की सर्वशक्तिमानता का
परिचय देने वाली स्थिति माना है और मनुष्य की सभ्यता के विकास के लिए भी इसे आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता की वह उपेक्षा करता है और यही कारण है कि उसका दर्शन मृत्यु, संहार या विनाश का संदेश देता प्रतीत होता है। यानी वह राज्य की सर्वशक्तिमानता को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को युद्ध की आग में झोंकने को तत्पर हो उठता है। अगली आलोचना है हीगल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता परतंत्रता का रूप। वास्तव में अगर देखा जाए तो हीगल ने जिस स्वतंत्रता की बात कही है उसमें व्यक्ति को स्वेच्छा से राज्य के आदेशों का पालन करने की बात कही, लेकिन दूसरे शब्दों में हम अगर यहाँ देखेंगे तो हीगल यह नहीं कहना चाह रहा कि वह स्वेच्छा से राज्य के आदेशों का पालन करे, बल्कि वह कहता है कि व्यक्ति राज्य के पराधीन रहकर ही सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो राज्य के प्रत्येक आदेश जो हैं वो विवेकपूर्ण नहीं होते। कई बार राज्य अपनी मर्जी से अविवेकपूर्ण कानूनों को भी लागू कर देता है और इसीलिए हीगल की जो स्वतंत्रता है वास्तव में अगर देखा जाए तो परतंत्रता का रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार हमने हीगल के दर्शन की कतिपय आलोचनाओं को देखा, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हीगल का राजनीतिक चिंतन को कुछ महत्वपूर्ण अवदान है और वह अवदान क्या है उसे हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें पहला है द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल की महत्वपूर्ण देन द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में हीगल ने विश्व में होने वाले महान परिवर्तनों को समझने के लिए एक नए दार्शनिक साधन को प्रस्तुत किया है। वास्तव में ऐतिहासिक प्रणाली को अगर भली प्रकार से समझना है तो वो हीगल के द्वंद्वात्मक प्रणाली के माध्यम से ही समझा जा सकता है। दूसरी देन है राष्ट्रीय राज्य का विचार। हीगल को राष्ट्रीयता का अग्रदूत, व्याख्याता या प्रचारक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि मैक्सी ने लिखा है, वर्तमान युग में पाए जाने वाले राष्ट्रीयता के जितने भी सिद्धांत हैं उनका पोषण जो है वो हीगल के विचारों से होता है। हीगल ने उग्र राष्ट्रवाद की बात कही और यही उग्र राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीय राज्य का पोषक माना गया है। तीसरी जो देन है वो है राज्य अनिवार्य अंग। हीगल ने राज्य को अनिवार्य माना है और ये माना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक है। व्यक्ति और राज्य के बीच में आंगिक एकता होती है और इस चीज़ को स्वीकार करना ही होगा। व्यक्ति और राज्य के संबंधों के संदर्भ में हीगल के द्वारा यह विचार जो प्रस्तुत किया गया उसमें राज्य को एक अनिवार्य अंग के रूप में देखा गया है। चौथी और अंतिम देन के रूप में हम देखेंगे राजनीति व नीति शास्त्र के मध्य संबंध। हीगल ने राजनीति और नीति शास्त्र के मध्य संबंध का प्रतिपादन किया। उसने राजनीति को विभिन्न हितों के समन्वय से ऊंचा उठाने का प्रयास किया। कानून को केवल आज्ञा से अधिक उत्कृष्ट वस्तु के रूप में प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसने राज्य को शांति बनाए रखने के और नैतिक विकास के लिए आवश्यक रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार उसने राजनीति और नीति शास्त्र के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीगल ने अपने विचारों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को, राजनीति दर्शन को जो दिया उसके लिए उसका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा।